Welcome to Physical Academy and this is Shivani. प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना हमारे वीडियोस को एंड अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखिए आईटी एग्जाम के लिए। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में गैस स्टेट के कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़े थे। तो ये जो हमारा बैच चल रहा है, ये यकीन बैच चल रहा है जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुए। जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उन्हीं के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। दिस इज some kind of timetable for completing your courses, okay? And यहाँ पे हमारा टीम जो है आप लोगों का आईआईटी जैम के रिगार्डिंग कोर्स को ख़त्म करने के लिए एक प्रोसेस चला रहा है, जहाँ पे जुलाई के मंथ में हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट कवर कर चुके हैं एंड इनऑर्गेनिक में पीरियडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है एंड बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो गया है। ओके, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, एसिड बेस एंड एरोमेटिसिटी चल रहा है एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एंड ऑलरेडी मैंने गैसेस स्टेट को शुरू कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, एंड एटॉमिक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी शुरू हो चुका है। तो प्लीज जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ जाइए एंड पढ़ते रहिए हमारे साथ। देखिए, जब भी आप कोई वीडियोस को देख रहे हैं तो ध्यान से देख के उसमें रनिंग नोट बनाए रखिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट, बायो इनऑर्गेनिक, पीरियडिक प्रॉपर्टीज को, पीरियडिक टेबल का खत्म कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो अगर आप लोग अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अगर आप हमारा चैनल विजिट करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे ये सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। तो प्लीज जाके वहाँ पे देख लीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो प्लीज जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड अभी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला है, तो उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज ए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, तो प्लीज जुड़ जाइए हमारे साथ। आप लोग अगर जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड कंटेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे नोट्स से ही है। मैं खुद आईआईटी जैम कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड आई गेन रैंक ऑल्सो। एंड सो प्लीज एंड जो भी मेंटर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सारे आईआईटी एंड आईआईटी जैम क्वालिफाइड है एंड इधर एमएससी कर रहे हैं आईआईटी में। तो प्लीज कोई डाउट मन में मत रखिए, हमारे साथ जुड़िए एंड प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करने में ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगता ना, तो प्लीज जाके लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको क्या क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइए ताकि हम आपका क्वेरी सॉल्व कर सके। कोई भी डाउट आ रहा है मन में आप डाउट मेंशन कर सकते हैं, ओके? हम उसको क्लियर करने में आप लोगों को मदद करेंगे। तो प्लीज आईआईटी जैम के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए अभी सिर्फ 6 मंथ है। अभी आईआईटी जैम के लिए सिर्फ अभी 6 मंथ ही बाकी है। तो प्लीज सीरियस होके पढ़ते रहिए। तो सिर्फ आपको वीडियोस देखना है, वीडियोस देख के वहाँ पे आपको कमेंट करना है कि क्या क्या मतलब आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट्स या नहीं आया। देखिए, ये एक लाइव सेशन नहीं है, तो आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, ओके? तो प्लीज जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज जाके कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपको बेटर कंटेंट चाहिए
देखिए मैं जो भी आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ वो एनफ है आईआईटी एग्जाम के लिए। अगर आप उतना पढ़ के जाएंगे आपका आईआईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी मैंने जो लिक्विड शीट कवर कर दी मैंने, उसी का मैंने ऑलरेडी 30 के लगभग क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है प्लीज जाके जुड़िए एंड जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी आ रहा है तो प्लीज पूछिए। क्वेश्चन हमें क्या है, हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने पढ़ाई को लेकर तो आप ही सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्लीज जुड़ जाइए जाके टेलीग्राम ग्रुप पे एंड वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। ये हो गया आप लोगों का कुछ एग्जाम के बारे में, जो कि है आईआईटी एग्जाम, डीयू, बीएचयू, नेट, गेट। एंड देखिए ये हमारा वॉच टाइम है सब्सक्राइबर्स का। यहाँ पे जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका परसेंटेज है सिर्फ 30%। एंड जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनका परसेंटेज 70% है। प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए पहले, तभी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा एंड आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब पहले कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसको प्लीज जाके लाइक कीजिए। एंड दिस इज हमारा गैस स्टेट चल रहा है जो कि डिटेल कोर्स है 2023 एग्जाम के लिए। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो प्लीज ये जान लीजिए। सो अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। तो उसके पहले लेक्चर में हमने सारे गैस लॉज के बारे में पढ़े थे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमने ये भी पढ़े थे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैसेस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। ओके, सो इसको हमने कैसे डिराइव किया था, वो जो 4 लॉ थे उसी से डिराइव किया था। जैसे कि हमारा हो गया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर at constant number of moles and temperature। अगर आप पहले पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले पिछले वीडियोस देखिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम मतलब आपको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है या फिर लिखने को मन नहीं कर रहा है तो प्लीज वीडियोस को क्या कीजिए कि अपना स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा। तो अगर आप स्पीड बढ़ा लीजिए एंड स्ट्रेट हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं तो ट्राई कीजिएगा स्ट्रेट बैठे आप। ओके, आपको जो कमर है उसको सीधा करके बैठिए एंड एक कॉपी आपको लेना होगा साथ में। नहीं तो देखिए आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप अगर अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही का फ्यूचर है, आप ही का अगर आप आईआईटी एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप ही का फ्यूचर ब्राइट होगा ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है जहाँ पे आपको अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर आप क्या करेंगे, मतलब अभी आप अगर अपना कॉन्सेप्ट सब नहीं क्लियर करेंगे तो फिर कब क्लियर होगा आपका एमएससी में। तो प्लीज बीएससी आप ही का लास्ट चांस है। यहाँ पे जितना चाहे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो मतलब ये ऑनेस्टी से इसको क्लियर कीजिए प्लीज। कॉन्सेप्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना उसको प्लीज ऑनेस्टी से पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। फिर हमने देखा था चार्ल्स लॉ क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी एंड नंबर ऑफ मोल्स।
आपको जो भी दिक्कत आ रहा है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एवोगाड्रो लॉ। क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट constant temperature and pressure. Okay, so uh, combining all the equations we have, ये हो गया अगर हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 2 3, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी एंड पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन। आपने 12th में भी इसको पढ़ा होगा अच्छे से, मुझे पता है। तो देखिए, R is the constant of proportionality which is known as universal gas constant. Okay, so simply ideal equation क्या है? Ideal gas equation क्या होता है? This is the relation among the four variables. हमारे पास जो 4 वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, गैस का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था मैंने कि गैस का प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है, 4 पैरामीटर्स है, द रिलेशन बिटवीन दिस 4 पैरामीटर्स इज शोन बाय आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट क्या होगा। So, in order to understand the significance of R, we have to measure the units. Okay. So हमारे पास क्या है? R is will be, अगर हमारे पास P is equal to nRT है तो R हो जाएगा हमारा NT, सॉरी PV is equal PV divided by NT। R ये हो जाएगा हमारा पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा प्रेशर into volume, pressure into volume divided by moles into temperature। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज सीरियस होकर जुड़िए ताकि आपका इस बार आईआईटी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हमारे पास प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जितना फोर्स आपका लगता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स पर एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स इनटू टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं लेंथ, है ना, लेंथ का स्क्वायर एंड लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स, सॉरी गाइस, सो मोल्स इनटू टेम्परेचर। ये हो जाएगा हमारे पास। तो लेंथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम देख लीजिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास। मैंने ये देखा कि सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आगे हमारे पास क्या था? फोर्स इंटू लेंथ आगे कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। सिंपली ये आ गया आर। आर का यूनिट हम यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? वो आर की एनर्जी होता है। सो सिंपली आर क्या हो जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। एंड वर्क का यूनिट क्या होता है? सो अगर हम बात करें R इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क का जो यूनिट होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर।
सो देखिए आर का सीजीएस एंड एसआई यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का तो हम केल्विन में ही लेंगे, ओके, एंड मोल्स को मोल ही लेंगे, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो कॉमन रहेगा सब पे। लेकिन वार का जो यूनिट हो गया वो कैलोरी में है, फिर हमारे पास किलो जूल पे है। वैसे बहुत सारे यूनिट में है, तो वैसे ही आर का यूनिट भी वार के यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सो उससे से हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं आर का। अगर हमारे पास दिया होगा यूनिट प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो हम उससे आर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सुना होगा आर का क्या क्या वैल्यू होते हैं, तो हम यहाँ पे आज उसको डिराइव करेंगे, ओके। सो एसआई यूनिट में प्रेशर एसआई यूनिट में प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट में प्रेशर का यूनिट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का क्लियर नहीं है तो आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज़ यहीं से आप अपना यूनिट कन्वर्सन अगर कहीं पे वीक है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा यूनिट में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स जितना एक एरिया पे अप्लाई हो रहा है, ओके। सो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर कैन बी कैलकुलेटेड एज आर विल बी इक्वल टू पीवी बाई एन टी। सो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखें, पीवी एन टी, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखें तो हमारे पास आर आ जाएगा फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है। ऐसा यूनिट में प्रेशर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे लिख लेते हैं आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या आ जाएगा। प्रेशर का यूनिट क्या आता है, प्रेशर का वैल्यू कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 8। नॉर्मल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं या फिर एसटीपी भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेशर का वैल्यू होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है एसटीपी पे 22.4 इंटू 10⁻³ -3 इंटू मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ये वैल्यू हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। एंड मोल को हम लेंगे 1 मोल इंटू केल्विन को हम ले रहे 273.15 केल्विन। तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केल्विन, मोल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट में इसका जो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू है 8.31 ओके, 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो गया हमारा। फोर्स जितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पे हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, यूनिट कैंसिल हो गया, न्यूटन पर मीटर रहेगा तो न्यूटन पर मीटर होता है जूल। तो आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में कितना आता है हमारे पास, अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जरिए आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 8.31 जूल केल्विन पर मोल इनवर्स, ओके, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अगर हम बात करें प्रेशर को अगर हम 1 पे ले तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 atm इंटू अगर हम वॉल्यूम को ले लीटर पे 22.4 लीटर पे, एंड यहाँ पे हमने ले लिया 1 मोल
इंटू 273 केल्विन। हमने यहाँ पे सिंपली यूनिट को लिया क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को लिया मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम को लीटर में एंड प्रेशर को 180 में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू आता है 0.0821 इंटू 80 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखिए आप लोग इसको कैलकुलेटर से चाहे मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है इस सबको। अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप खुद से चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये एक इंटरैक्टिव सेशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है या फिर नहीं जुड़ रहा है। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं डेली रनिंग नोट बना रहे हैं हमारे साथ साथ, तो प्लीज कमेंट में येस लिख लीजिएगा और ओके भी चाहे आप लिख सकते हैं। सिंपल आपको लिखना है ये। तो हमने आर का दो यूनिट बता दिया। पहला यूनिट था आर का 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फिर हमारा सेकेंड वैल्यू आ गया था 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स सब में कॉमन रहेगा। सिर्फ क्या किसका वैल्यू चेंज हो गया, एक्सप्रेशन यूनिट का किसका चेंज हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर का चेंज होगा तो वैसे ही यूनिट का भी चेंज हो जाएगा आर का। ओके सो अभी चलते हैं। पेन का स्लाइड थोड़ा चेंज कर लीजिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। अगर हम बात करें आर का वैल्यू को, अगर हम जहाँ पे हमने पहले लिया या प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट में, फिर हमने प्रेशर को लिया 80 में, अब हम लेते हैं उसको 1 बार में। ये सारे के सारे प्रेशर का यूनिट होते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके तो प्रेशर का यूनिट हम यहाँ पे लेते हैं 1 बार। लीटर को लीटर ही रखते हैं, मतलब जो वॉल्यूम का यूनिट था उसी को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लीटर ही रखते हैं। एंड इसका क्या हो जाएगा 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। यहाँ पे यूनिट क्या आता है 0.0821 सॉरी 8.31 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके यहाँ पे प्रेशर को हमने बार लिया। फिर अगर हम बात करें आर को, हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है 1 एटीएम एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल जी होता है ना। तो प्रेशर क्या होता है 76 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होता है। ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना रहता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रहता है 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके सो अगर हम बात करें अगर हम कैलोरी पे लें आर को, देखिए ये कैलोरी में कैसे है या मैं आपको डीएम नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप चाहें तो
टीएस वर्मा एक बुक आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था लिक्विड स्टेट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि केएस वर्मा नाम का एक जेई एडवांस का बुक आता है, अगर आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत मतलब ऑफलाइन वही मतलब बुक नहीं है तो आप चाहें तो उसको उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। आर का वैल्यू सिंपली कैलोरी में होता है, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे कितना सारा वैल्यू हुआ आर का, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेता हूँ। आर का जब हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे हो गया यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लाइन सब मेरा सीधी नहीं है बिल्कुल भी, है ना, लेकिन आप कॉपी में सीधी बनाइएगा जरूर। एक्चुअली थोड़ा दिक्कत है लिखने में तो इसीलिए। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यूज ऑफ आर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज कृपा कीजिए एंड कृपा करके कमेंट कीजिए। आपको सिर्फ ओके लिखना है या फिर ये लिखना है। जो भी डेली डेली मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, प्लीज कमेंट कीजिए, जाके लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, आपका मतलब। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा मन कहीं पे लग जाता है ना, तो अपने आप हमारा हाथ चला जाता है लाइक करने में। तो तुम क्या सोचे, आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है? प्लीज देखिए, प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस, तभी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम एंड सीरीज हो जाइए, एंड जब हम यूनिट प्रेशर को एटीएम लेते हैं एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम को लीटर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है 0.0821। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्री में शायद और कहीं नहीं मिलने वाले हैं केमिस्ट्री में। फ्री में पूरा कोर्स आईआईटी एग्जाम का कौन कवर करवाएगा? 0.821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, जब हम यूनिट ऑफ प्रेशर को लेते हैं बार ऑन लीटर में, तो हमारे पास इसका वैल्यू होता है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब हमारे पास यूनिट ऑफ पी प्रेशर होता है इस सीजीएस यूनिट पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम को हम लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तब हमारे पास क्या आ जाता है वैल्यू इसका 8.31 इंटू 10⁷ और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब हमारे पास प्रेशर होता है एमएम में एंड वॉल्यूम होता है लीटर पे, हमारे पास ये होता है 62.3 लीटर जब हमारे पास होता है क्या पास्कल में यूनिट होता है, या फिर पास्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। पास्कल एंड सेंटीमीटर क्यूब पे अगर हमारे पास यूनिट है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा इसका वैल्यू 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर हमारे पास कैलोरी में वैल्यू गिवन है, अगर हमारे पास कैलोरी में वैल्यू गिवन होगा तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कैलोरी। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर प्रेशर का वैल्यू आता है हमारे पास डाइन पर सेंटीमीटर में, डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 एंड वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, देन यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आर का कैलोरी में। ओके,
कैलोरी में आएगा 1.99 और कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, अगर आप चाहें तो इसको 2 कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो मेन वैल्यू आपको क्या याद रखना है, ये एक मेन वैल्यू है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एंड ये सिर्फ ये 4 वैल्यू को आपको याद रखना है। एटीएम में होता है 0.0821 एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके। एंड बार में आपको याद रखना है 0.0831 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वैसे ही आप लोगों का जूल में, अगर आपका एटीएम एंड जूल में आपको अगर प्रेशर दिया होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एसआई यूनिट में ये आ जाएगा 8.31 वैल्यू, एंड अनदर इज 2 कैलोरी। कैलोरी में अच्छे से याद रखिएगा, जब भी हम कैलोरी में कोई भी वैल्यू लेंगे प्रेशर का, तो वहां पे हमारा यूनिट आ जाएगा आर का क्या, 2, ओके। तो ये है हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू टी, है ना। अब हम और एक दूसरा एक्सप्रेशन उसका देख लेते हैं, क्या आता है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का यही वैल्यू होता है। तो अगर हम मास को ग्राम में लें एंड मोलिकुलर मास को मोलर मास में लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को अगर हम पुट करें आइडियल गैस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी भी इज इक्वल टू एनआरटी मतलब W बाई एम, मतलब ये हो गया क्या, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू WRT divided by molecular weight so 1 second guys, ये हो गया हमारे पास क्या, W/RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारे पास मास गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, DRT बाई एम मोलिकुलर वेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल टू DRT, PM इज इक्वल टू DRT। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से बहुत सारे ऑलरेडी IIT एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देती हूँ, इसको आप सॉल्व करके रखिएगा प्लीज। हमारे पास क्या एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है क्वेश्चन, क्या ए सैंपल of gas occupies a volume of 320 centimeter cube at STP. So calculate its volume at 66 degrees Celsius, 0.825 ATM प्रेशर। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना ट्राई कीजिए, उसके बाद मैंने कैसे सॉल्व किया इसको आप देख सकते हैं। तो हमारे पास प्रेशर पहले क्या गिवन था, P1 गिवन था, मान लीजिए कि हमारे पास 1 ATM गिवन था, ओके। एंड प्रेशर 2 हमारे पास गिवन है 0.825, है ना। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, V1 गिवन है 320 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा है। एंड हमारे पास T1 मान लीजिए है, जब भी कोई वैल्यू नहीं दिया होगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ आपको वॉल्यूम दे दिया है V1,
T1 जो इनिशियल टेम्परेचर था एंड इनिशियल प्रेशर था उसका वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ आपको बाद में दिया है जाके फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि प्रेशर P1 होगा 180 एंड T1 हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ओके, तो ये अजम्पशंस हम लेते हैं जब भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन होता, तब हम उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। ओके, इसका ओके। सो देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में एटीएम वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ पे प्रेशर का एटीएम वैल्यू ही लेना है। ओके, तो ये हमारे पास T1 हो गया। ओके, सो T2 क्या हो जाएगा, 66 प्लस 273 केल्विन, ये हमारे पास आ जाएगा 339 केल्विन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो इस सब में V2 will be equal to सिंपल, इसको यहाँ T2 को इस साइड मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, P1 V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ से आपका वैल्यू पुट करके सिंपली आप लोग V2 को कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी गिवन है 482 सेंटीमीटर क्यूब। आप पहले खुद से देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज सीरियसली पढ़िए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने पास जब भी फिजिकल पढ़े अपने पास से कैलकुलेटर रखें। कैलकुलेटर रखने से आपको जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। ओके, सो ये हो गया हमारा एक सिंपल प्रॉब्लम। मैं आपको और एक दूसरा प्रॉब्लम देती हूँ, उसको प्लीज आप कैलकुलेट करके बताइए कमेंट में कि क्या आंसर होगा उसका। सिंपल एक मैं प्रॉब्लम दूंगी आपको करने के लिए। जो भी लोग पढ़ रहे हैं प्लीज सीरियसली पढ़िए, प्लीज सीरियसली पढ़िए। ओके, सो वैल्यू में आपको दे देती हूँ, सॉरी क्वेश्चन दे देती हूँ। 1 second guys, yes। तो हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है, a 10 liter cylinder of oxygen, a 10 liter 10.0 liter एंड प्रॉब्लम से डरिए मत। सिंपल, अगर आपको आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो पहले उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका सॉल्व कैसे हुआ है उसको देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम ही सिर्फ आईआईटी एग्जाम में आता है, इतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। कोई एक या दो ऐसा वैल्यू होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा टफ होगा, नहीं तो सिंपल प्रॉब्लम ही आता है। देखिए बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था फिजिकल की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो मैंने क्या किया था कि उसको छोड़ दिया था एग्जाम के पहले। तो कहते हैं ना कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती थी मेरे, अगर मैं छोड़िए, देखिए करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा 10 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। तो डरिए मत, जो भी प्रॉब्लम मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ, मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्लास में मेरी करवाऊंगी। मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। एंड जो सॉल्व एग्जाम्पल, अगर और आपके पास एक बुक होता है ओपी टंडन करके, ओपी टंडन। ओके, ये एक बहुत ही बेसिक बुक है। अगर आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 4.0 atm, प्रेशर and 17 degree Celsius developed leak।
a 10-liter cylinder of gas at 4 atm pressure and 17 degrees Celsius temperature developed a leak. When the leak is repaired, then 2.50 atm of oxygen remained and remained in the cylinder. Okay, still at 17 degrees Celsius. Temperature हमारे पास constant है. तो how many moles of gas escaped? दिया है how many moles of gas escaped. So हमारे पास क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास टेम्परेचर भी गिवन है. तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले N1 ले लेते हैं. नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? जब 10 लीटर वॉल्यूम था, यहाँ पे दो कंडीशन लिया है ना. पहले कंडीशन में था वॉल्यूम इतना था, उसमें से जो प्रेशर आता था वो कुछ 4 atm आता था. लेकिन सेकेंड कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, लेकिन वॉल्यूम ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये है क्या, लीक कर रहा है वैल्यू. नहीं, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि हमने एक बंद सिलेंडर में लिए है. तो सिलेंडर का जो शेप है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा. तो चाहे वो गैस लीक क्यों ना कर जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल है वो पूरे सिलेंडर को फिर भी ऑक्यूपाई करते रहेंगे. ऐसा थोड़ा होता है कि बहुत ज्यादा गैस थे, फिर हमने यहाँ पे एक लीक कर दिया तो गैस यहाँ से थोड़ा निकल गए, तो ये स्पेस हमारा खाली रह जाएगा. ऊपर यही से नीचे से गैस होगा, ऐसा तो नहीं है ना. गैस का मॉलिक्यूल सिलेंडर में ऐसे ही मतलब फैले हुए ही प्रेजेंट होंगे. तो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही कांस्टेंट रहेगा. तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, N1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 इंटू P1 था प्रेशर 4 atm डिवाइडेड बाय R. R को हम यहाँ पे atm में दिया है, तो R का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0.082 इंटू 17 डिग्री सेल्सियस को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 290 केल्विन. atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसिल हो गया, atm कैंसिल हो गया, लीटर कैंसिल हो गया, और बस इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, 1.683 मोल. देखिए आपको पता चला कि कैसे हमें यूनिट आता है हमारा. कैसे ऐसे अगर आप यूनिट लिखेंगे तो आपको आंसर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. पहले यूनिट लिखिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. अगर नंबर ऑफ मोल एन को हम नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं, अगर आपका यूनिट सही आ रहा है तो आप चलिए आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम सही जा रहा है. अगर यूनिट में कहीं पे गड़बड़ हो गया या फिर क्वेश्चन में कोई अलग, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, अगर क्वेश्चन में अलग एक यूनिट दिया है एंड अगर आपका आंसर में अलग यूनिट आ रहा है तो मान लीजिएगा कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं. ओके, तो ये हो गया हमारी N1. N2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम. P2 हमने लिया था 2.50 इंटू वॉल्यूम. हमने देखा कि गैस का वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, अंदर का स्पेस जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. तो यहाँ पे 10.0 लीटर डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 290 केल्विन. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.05 मोल. तो चेंज इन मोल एस्केप्ड मतलब कितना आ जाएगा, moles escaped will be equal to
1.683 मोल माइनस 1.05 मोल, तो ये आ जाएगा सिंपल क्या 0.63 मोल। ओके तो यहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉब्लम कर लिए। अब हम देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा ये। डाल्टन कौन है कि जॉन डाल्टन, उन्होंने एक लॉ को डिस्क्राइब किया, एक रिलेशन किसके किसके बीच में, प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग क्यों बोला, क्योंकि मान लीजिए कि अगर गैसेस रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के बीच में, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो गया तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा ना। तो एक दूसरे मतलब HCl एक गैस है, उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का उस ऑक्सीजन गैस में उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा। एंड वाटर वेपर अगर लेते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस का वेपर मतलब रिएक्शन अगर करें, रिएक्शन करके अगर हम वाटर वेपर लें तो उनका भी प्रॉपर्टीज अलग आ जाएगा। तो इसीलिए हमने नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया। जो गैसेस अगर एक दूसरे के, अगर हम एक सिलेंडर में ऐसे ले लिए एंड एक पिस्टन लगा दिए, वहां पे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, एंड जो गैसेस वहां पे प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते होंगे। अगर रिएक्ट करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज बदलने के साथ साथ उसका मेजरमेंट भी जो हम कर रहे हैं उसका मान लीजिए कि उसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, उसका प्रेशर हो गया, उसका मूव करने की टेंडेंसी वो भी अलग हो जाएगा। पार्टिकल जो गैस पार्टिकल जब मूव करेंगे उसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगा। अगर हेवी मॉलिक्यूल होगा तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, अगर कोई लाइट मॉलिक्यूल होगा तो वो जो उस स्पीड में मूव करेगा। तो इसीलिए हम लेते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो उन्होंने क्या बताया कि द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर of non-reacting gases enclosed in a vessel and their individual pressure। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या क्या गैसेस, N2 गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है एंड आर्गन गैस भी प्रेजेंट है। ये चार तरह का गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हर इंडिविजुअल टाइप ऑफ गैसेस का इंडिविजुअल कोई प्रेशर होगा। तो लेकिन इस सिलेंडर पे एक टोटल प्रेशर भी आ रहा होगा, इंडिविजुअल प्रेशर आ रहा है। मान लीजिए कि P1 हो गया, इसका P2 हो गया, इसका P3 हो गया, यहाँ पे P4 हो गया। तो ये हो गया तो इंडिविजुअल प्रेशर। लेकिन हमारे पास इस सिलेंडर में टोटल प्रेशर भी आएगा। तो जॉन डाल्टन ने P टोटल एंड इंडिविजुअल प्रेशर में जो रिलेशनशिप है उसी के बीच में जो रिलेशन आएगा उसी के बारे में डिस्कस किया था। ओके तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था, द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases to the sum of pressures of individual gases। ओके टोटल प्रेशर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पार्शियल प्रेशर्स होता है। एंड पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द प्रेशर exerted by individual gases, the pressure exerted by individual gases is called as partial pressure। okay
सो मान लीजिए अगर P टोटल, ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर, एंड हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस से एट कांस्टेंट, देखिए मैंने आपको बताया था हम क्यों हर कॉन्सेप्ट में कांस्टेंट मान रहे हैं। जब भी हम कोई पैरामीटर का यूज करेंगे तब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। मतलब जब भी कोई पैरामीटर का हम मेजरमेंट करते हैं तब हमारे पास एक कांस्टेंट केस होता है। नहीं तो अगर हमारे पास केस बदल जाएगा, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर भी बदलेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो वैसे ही इसीलिए हम यहाँ पे एक केस लेते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो पी टोटल क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लीजिए पी टोटल होता है टोटल प्रेशर, and P1, P2, P3, P4. Okay, these are partial pressures of 1, 2, 3 gases. Okay, at temperature and volume are constant. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया लॉ। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, अगर हम इंडिविजुअल गैसेस के बारे में बात करें, P1 विल बी इक्वल टू N1 RT बाई V। वैसे हमने टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था इसीलिए उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर हम P2 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, N2 RT डिवाइडेड बाई V। P3 हो गया हमारा वैल्यू N3 RT डिवाइडेड बाई V। एंड P टोटल हो जाएगा हमारे पास क्या, P टोटल इसीलिए हो जाएगा हमारे पास क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर हम बात करें, N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको कॉमन ले आए हम, RT बाई V, P टोटल हो गया ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारे, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि P टोटल हो जाएगा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3 होल इंटू RT बाई V, है ना। तो डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल, हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P टोटल इज इक्वल टू, इन प्रेशर का हो गया P1, तो इन ये देखिए ये हो गया प्रेशर टोटल का वैल्यू, ये हो गया हमारा प्रेशर टोटल का वैल्यू। लेकिन हमारे पास गिवन था ये P1 विल बी इक्वल टू N1 RT बाई V। तो इसीलिए हम इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V डिवाइडेड बाई RT बाई V। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं P1 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 विल बी इक्वल टू होल इनटू P टोटल। एंड ये सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, पार्शियल मोल से ये इंडिविजुअल गैसेस का, तो इसको हम लिख सकते हैं N टोटल, N1 बाई N टोटल होल इनटू P टोटल। हम इसको ये लिख सकते हैं P1 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N टोटल होल इनटू P टोटल। तो N1 बाई N टोटल क्या होता है, एक साइड
और x1 उसको हम बोल सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 will be equal to x1 into P total and x is equal to क्या है यहाँ पे, x1 is equal to n1 divided by n1 plus n2 plus n3 and xi is called as x1 is called as, मैं बार बार आप लोगों को x1 की जगह xi बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। तो ये हो जाएगा x1 क्या, उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ फास्ट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ फास्ट गैस, FIRST, फर्स्ट गैस मतलब x1 गैस का ये हो गया प्रेशर, टोटल प्रेशर। वैसे हम एक दूसरे से लिख सकते हैं कि P2 विल बी इक्वल टू x2 P टोटल, P3 वैसे ही हो सकता है x3 P टोटल, है ना। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स, हमने इसको थोड़ा डिराइव भी किए। तो अभी देख लेते हैं कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होता है। सॉरी गाइस, अभी हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होगा। सो ये सिंपली क्या है, मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है। हमने देखा था कि गैसेस आर डिफ्यूजिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जब भी हवा में कोई स्मेल आता है तो भी वो एक कमरे में अगर हम जो हमारे पास दिया होता है या फिर जलाते हैं उसको, तो उसका स्मेल हवा में मूव करके मतलब दूसरे कमरे में भी जा सकता है ना। तो उसी से हमें पता चलता है कि गैसेस आर डिफ्यूजिबल, है ना। तो डिफ्यूज क्यों है, क्योंकि वो इंटरमिक्स करते हैं, गैसेस पार्टिकल्स इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड उसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस irrespective of सॉरी हम यहाँ पे इसका एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ two or more gases, two or more gases irrespective of density relationship and without help of external pressure, and without help of एक्सटर्नल प्रेशर। मान लीजिए कि हमने एक सिलेंडर लिया है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे होल एक बॉन्ड मतलब क्लोज कर चुके हैं हम होल को, ये कनेक्टेड है, बाहर कनेक्टेड है, ये पाइप एक लगा है जो बाहर कनेक्टेड है कहीं पे, एंड ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्लोज है एंड पिस्टन मान लीजिए कि यहीं पे फिक्स किए हैं अभी। तो मान लीजिए यहाँ पे दो गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है एंड नाइट्रोजन गैस है ना। तो ये दो तो डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है ना कि N2 एक लेयर में प्रेजेंट होगा, H2 और एक लेयर में प्रेजेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करके मिक्स होके रहे होंगे। गैसेस आर मतलब जब भी हमारे पास जो एयर है, हमारे पास जो एटमोस्फेयर है, हमारा एटमोस्फेरिक लेयर है अर्थ के ऊपर, वहां पे हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेयर एक अलग है, नाइट्रोजन का लेयर एक अलग है, नहीं ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो इक्वली मिक्स्ड विथ ईच अदर। तो मान लीजिए यहाँ से हमने इसको ओपन किया एंड इस ट्यूब से हमने अंदर ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी उसके साथ इक्वली मिक्स्ड अप हो जाएंगे, तीनों गैस एक दूसरे के साथ इक्वली मिक्स्ड अप हो जाएंगे। तो यही इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस का प्रॉपर्टीज जो है उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड डिफ्यूजन में यहाँ पे हाइड्रोजन की डेंसिटी अलग है, ऑक्सीजन का डेंसिटी अलग है, नाइट्रोजन की डेंसिटी अलग है,
लेकिन विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी, एंड हमने यहाँ पे कोई भी प्रेशर पिस्टन को चेंज नहीं किया, मतलब हमने यहाँ पे प्रेशर को मूव थोड़ा ना किया है, अब तक हमने प्रेशर को मूव नहीं किया है पिस्टन को, तो फिर भी यहाँ पे गैसेस आर इक्वली मिक्स्ड अप विद ईच अदर, मतलब उनको मिक्स होने के लिए डेंसिटी का फैक्टर नहीं आता उनके बीच में, एंड कोई एक्सटर्नल प्रेशर डालना नहीं पड़ेगा। तो इस केस पे जो गैसेस मिक्सअप हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और एक टर्म होता है इफ्यूजन। Diffusion is attributed to the rapid movement of gas molecules and existence of large empty space between any two molecule. Okay, so effusion क्या होता है? Effusion is a process by which a gas under pressure escape from the vessel through a small opening interface. मान लीजिए ये पिस्टन है, यहाँ पे उसको हमने फिक्स कर लिया है, अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट और टीनी एक होल है, वहां से आपका गैस अगर लीक हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं इफ्यूजन। लेकिन थोड़ा ज्यादा अगर ज्यादा लीक हो रहा है गैस, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ओके, सो क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल वन गैस मूव इनटू एम्प्टी स्पेस and the other gas gradually mixed up with them, this ultimately lead to the formation of homogeneous mixtures and that is called diffusion। लेकिन अगर हमारे पास एक टीनी होल है, एक माइन्यूट होल है, वहां पे अगर आपका गैस लीक करके बाहर जा रहा है, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एक टीनी होल है, तो बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल अगर एक ही साथ बहुत सारे लोग अगर एक स्मॉल रास्ते पे गुजरने की कोशिश करें तो वहां पे क्या हाल होता है? लड़ाई हो जाती है एक दोनों के बीच में। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टीनी होल है, मतलब माइन्यूट होल है, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो जब एक ही टाइम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल उसी टीनी स्पेस पे लीक करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे उस साइड प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो उसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इफ्यूजन। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा होल है एंड इंटरमिक्सिंग जो हो रहा है वो होमोजेनियसली हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन का केस क्या है? डिफ्यूजन का केस है होमोजेनियस मिक्सअप एंड लार्ज होल, कंपैरेटिवली लार्ज होल। लेकिन इफ्यूजन का केस है टीनी होल, ओके, और माइन्यूट होल ओके। तो इसी डिफ्यूजन को लेके हमारे पास एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो थॉमस ग्राहम ने एक जनरलाइज्ड स्टडी किया था। उनके हिसाब से क्या था, उनके नेम के हिसाब से उनका लॉ को हमने नेम दे दिया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो उनका मानना क्या था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपका रनिंग नोट में रहेगा तो आपको समझने, रनिंग नोट आपका क्या होता है, एक टाइप ऑफ शॉर्ट नोट होता है। एंड मैंने आपको ये भाई बताया था, जब भी मैं कोई फॉर्मूला आपको लिखवा रही हूँ तो आप क्या कीजिए, उसको छोटे छोटे बॉक्स में रख लीजिए। मान के चले कि हमारे पास अभी हमने पढ़ा थोड़ा रिलेशनशिप आइडियल गैस में पढ़ा, फिर हमें आर का वैल्यू पता चला, तो उसको आप स्मॉल बॉक्स करके लिख सकते हैं, या फिर उसको अगर आपके पास कोई डिफरेंट कलर का पेन है वहां से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब आप रिवीजन करेंगे सिर्फ आपको अपने आईज उस पर डालना है, एंड वो मतलब आपका
दिमाग में रह जाएगा कि ये वैल्यू था। ओके, सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इनके हिसाब से क्या लॉ था? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर similar conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities. इसका मतलब सिंपली हम उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, where r is the rate of diffusion and d is the density of gases. अगर हम ये हो गया हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि R1 रेट, R है यहाँ पे डिफ्यूजन रेट, ओके, R1 by R2 will be equal to D2 by D1. डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 मोलिकुलर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट 2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 1, एंड उसको हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस है उसका डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डेंसिटी ऑफ द रूट ऑफ मासेस, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपली कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूजिंग पर यूनिट टाइम। सिंपली इसका डेफिनेशन, डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। जब भी हमारे पास पर आता है वहां पे डिवाइड होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम बाय टाइम, टाइम। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया क्या? V1 by T1 will be equal divided by V2 divided by T2, मतलब R1 by R2 हो जाएगा हमारा क्या? V1 by T1 डिवाइडेड बाय V2 by T2। उसको आप अच्छे से लेबल करके अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। तो ये हो गया। एंड टेम्परेचर क्या होता है कि इफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस कंपेयर टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर्स, देन हमारे पास फॉर्मूला और एक आ जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में R1 by R2 will be equal to T1 D2 divided by T2 D1 का रूट ओवर, और T1 मोलिकुलर वेट 2 डिवाइडेड बाय T2 मोलिकुलर वेट 1। सो उसका नंबर ऑफ कुछ एप्लीकेशन से ग्राहम्स लॉ का क्या क्या है कि ये आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट को डिवाइड करने में काम आता है। मतलब इस हमने देखा ना कि डिफ्यूज प्रॉपर्टी जो होता है वो डेंसिटी के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। देखिए, ये जो लॉस ऑफ गवर्न हुए वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ चलते रहे। तो जब हमने पढ़ा था, क्या आपको याद है जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको पहले जब डेफिनेशन आपको बोला डिफ्यूजन का, तो मैंने बोला कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी है। मिक्सअप जब होता है तब वो उसका डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर हम बात करें इफ्यूजन का, वहां पे डेंसिटी का एक मेजर फैक्टर है।
ओके, मेजर रोल प्ले करता है। तो ग्राम्स ने यही डिस्कस किया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी एंड डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि हमारे पास अगर गैसेस बदल जाएंगे तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बदल जाएगा। तो इसीलिए एक टाइप ऑफ एलिमेंट का जो दो टाइप ऑफ आइसोटोप्स होता है उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए इस लॉ को हम ले सकते हैं। ओके, सो और एक मेथड है, ये सेपरेट करता है गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटी के गैसेस को ये डिवाइड कर सकता है। And it provides a simple method for determining the densities of and molecular mass of unknown gases by comparing the rate of diffusion or effusion with those of known gases. एक known gas के साथ unknown gas का rate of diffusion को compare करके हम उसका properties के बारे में जान सकते हैं। ओके, मेरे पास एक प्रोसेस होता है एटमोलिसिस। आप लोगों को पता है एटमोलिसिस क्या है? कोई बता सकता है क्या एटमोलिसिस क्या होता है? एटमोलिसिस सिंपली क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस व्हिच इज अ डिफरेंट which is opposite of diffusion, the process of separation of two gases on the basis of rate of diffusion, उसी को हम बोलते हैं एटमोलिसिस। ठीक है, तो हमने डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या होता है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। हमने गैस कांस्टेंट का बहुत सारे वैल्यू भी निकाले। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं। प्लीज जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं सीरियसली पढ़िए अपने एंड अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी पढ़ने की उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच इज ए वेरी पॉपुलर लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स क्या होता है, एंड उसके बाद हम थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स क्या होता है एंड रियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं आप लोगों का। तो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं डेली, थैंक यू सो मच। मैं दिल से उन लोगों का धन्यवाद दे रही हूँ जो लोग भी डेली हमारे वीडियो देख रहे हैं। प्लीज एक कष्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चल रहा है कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारा स्टूडेंट कौन कौन है ना। तो प्लीज ओके कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। तो नेक्स्ट कंटेंट के लिए कल मिलते हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो प्लीज अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। यही पढ़ने का आपका एज है, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सो इतना ही बोलूंगी आप लोगों को, अच्छे से रहिए प्लीज एंड ऑनेस्टली पढ़िए। ओके, सो बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी।